नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जो कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और जो कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। बट इस केस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पुलिस रिफॉर्म की हमको आवश्यकता क्या है, आखिर उसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जिसके लिए हमको पुलिस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। देखिए, जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, ठीक है। हरियाणा पुलिस है तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आएगी। बट दिल्ली जो है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो पुलिस होती हैं वो अपने अपने स्टेट के अंडर में आती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोगों को ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि पुलिस जो अपना काम करती है उसमें एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। अब जिसके कारण क्या होता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर एक डर बना होता है कि उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है या उनका प्रमोशन रुक जाएगा या उनकी जो रिपोर्ट है वो गलत बनाई जाएगी। तो एक तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए भी एक कहा जा सकता है कि रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है पुलिस में। दूसरा इश्यू ये है, जो पुलिस में कांस्टेबल्स होते हैं, जो लोअर रैंक के होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, एम्पावर्ड नहीं होते हैं। पावर नहीं होती इन द सेंस कि देखिए, वो सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग कांस्टेबल ही करते हैं, जो लोअर रैंक के होते हैं। हायर जो ऑफिसर होता है, अगर उससे कंपेयर करेंगे, वो इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं करता जितना कांस्टेबल करते हैं, जो कि लोअर रैंक के होते हैं। सो उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं और ना ही उनके पास इतनी एम्पावरमेंट है या कह सकते हैं पावर है कि उसको वो और बेहतर तरीके से कर सकें। तो हमको इसको भी एम्पावर करना हो। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो डिजिटल डेफ़िसिट भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो होते हैं, ठीक है? और टेक्नोलॉजी तो वैसे ही उनके पास नहीं है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को फ़ास्ट कर सकें, टाइम को बचा सकें। और वैसे देखा जाए तो पुलिस को अथॉरिटी तो बहुत दी गई है, बट जो उनको ये अथॉरिटी दी गई है, अब वो उस अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहे हैं या सही यूज़ कर रहे हैं, उसको इंश्योर कैसे करेंगे? उस अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई एक रोबस्ट मैकेनिज़्म नहीं है हमारे पास। तो ये भी एक रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि अगर जो उनके पास पावर है और या जो पुलिस जो उनके पास अथॉरिटी है, उसको अगर हम इंश्योर नहीं कर पाएँगे, तो फिर हम डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं कर पाएँगे। और फिर हम ये भी इंश्योर नहीं कर पाएँगे कि जो हमारा स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है, ना कि पुलिस स्टेट है, ठीक है? क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है? फिर एक प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा, जैसे आईपीएस हो गए, डीजीपी हो गए, डीएसपी हो गए, ऐसे बहुत सारी हायर रैंक होती हैं, ठीक है? तो अगर आपको हायर रैंक देखने को मिलेगी, तो बहुत कम मिलेगी देखने को एज़ कंपेयर टू लोअर रैंक। जो आप कांस्टेबल्स देखेंगे, आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको ये जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस वगैरह, इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं इनमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है? इनका एक रेशियो, इनके जो रेशियो है, उसको एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखिए, जो हमारी पुलिस है ना, मोस्ट ऑफ द ऐसे होते हैं, उनके पास एक बिहेवियर ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। जैसे कि मान लीजिए, कोई महिला उनके पास आती है रिपोर्ट लिखाने के लिए, ठीक है? अब वो रिपोर्ट किस केस के लिए आती है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। रेप का भी हो सकता है, मोलेस्टेशन का भी हो सकता है, हैरेसमेंट का भी हो सकता है, बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, एक जो महिला आई है रेप का केस दर्ज कराने, अगर उसके साथ जो पुलिस वहाँ पे मौजूद है, वो सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा, सेंसिटिव तरीके से बिहेव नहीं करेगा, तो उसकी जो मोटिवेशन है वहीं गिर जाएगी रिपोर्ट लिखाने की। और आने वाले वक़्त में ये गलत मैसेज जाएगा और महिलाओं को भी, और उसकी भी हिम्मत नहीं होगी दोबारा उसके पास आने की, ठीक है? और क्या पता वो महिला वैसे ही साथ-साथ वो एक एससी-एसटी या किसी शेड्यूल कास्ट की है, पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने कास्ट को लेके भी पीड़ित है और उसका रेप भी हो गया, और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, उससे तो उसका भरोसा ही उठ गया, डेमोक्रेसी से भी, सरकार से भी, पुलिस से भी। तो इससे गलत मैसेज जाएगा हमारे समाज में। तो इस इश्यू को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाए, तो जो पुलिस का रोल है, वो एक स्पेसिफिक नहीं है किसी पर्सन का। मतलब कि जो उनका रोल है ना, वो मल्टीपल है। कैसे? अब उनको ट्रैफ़िक में भी लगा दिया जाता है, ठीक है? अब उनको कोई अधिकारी के यहाँ कुछ है, वहाँ लगा दिया जाता है। कोई बड़ा नेता आ रहा है या कोई रोड शो हो रहा है, वहाँ लगा दिया जाता है उनको।
या चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वहाँ आईपीएस को जाना पड़ता है, पूरी व्यवस्था देखनी पड़ती है। या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सरकार का, उसमें उसको एज अ ऑर्गेनाइजर देखना पड़ता है सब कुछ। तो भैया आप ये सोचिए कि अगर हमारी पुलिस इन सब में इंगेज रहेगी तो इतने सारे केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस केस हैं, उनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन कब होगी? सारा टाइम अगर हम इसमें लगा देंगे, हालांकि ये सारी चीज़ें रोज नहीं होती हैं, बट देन ऑल्सो टाइम कहीं ना कहीं जा रहा है। और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी पुलिस की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये तो बिल्कुल गलत है कि वो इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं। तो इसके लिए इनको एक मैकेनिज्म रखना चाहिए या एक प्रावधान लाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग असाइन किया जाए पुलिस को। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हों और एक्सपर्टीज़ हो उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर उसके बाद करप्शन एक इशू है, और जो उनका काफ़ी लंबा समय तक जो उनका काम करने का होता है, वर्किंग आवर जो इनका इतना लंबा होता है, वो भी एक इशू है। फिर उसमें क्वालिटी नहीं आती ना। आप एक पर्सन से अगर क्वालिटी वर्क कराना चाहते हैं तो एक साइंटिफिक टाइम तक ही उसको वर्क कराइए। एक वर्किंग आवर उसका साइंटिफिक होना चाहिए, नहीं तो वो क्वालिटी आएगी नहीं उसके वर्क में। अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग की बात की थी कि उनकी जो बिहेवियरल ट्रेनिंग है वो ठीक से नहीं होती। सो एक ह्यूमन राइट की जो भावना है ना, वो भी कहीं न कहीं लैग करती है। क्यों लैग करती है? उसके रीज़न है। देखिए क्या होता है, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती है और उसका पूरा एविडेंस इकट्ठा कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में वो केस पेंडिंग रह जाता है। उनको इस चीज़ से बिलीव हट जाता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से सारे एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको ये देखने को मिलता है कि जिस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इतनी मेहनत से, वो केस पेंडिंग हो जा रहा है, जिसके कारण उनका मनोबल गिर जाता है। तो उनको एक रास्ता ही दिखता है, कस्टोडियल डेथ, इनकाउंटर, ये सब जैसे, ठीक है? तो कस्टोडियल डेथ, इनकाउंटर जैसी जो चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं ये भी एक हम मान सकते हैं कि उनका बिलीफ कोर्ट में कहीं न कहीं रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि केसेस में बहुत पेंडेंसी है। जजमेंट आने में बहुत टाइम लगता है। अब जो ये कस्टोडियल डेथ में बिलीव करते हैं, इनकाउंटर में बिलीव करते हैं, तो कहीं न कहीं ये ह्यूमन राइट्स को नहीं समझते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग हमको इनको देनी चाहिए, ठीक है? अब चलिए, हम लोगों ने पुलिस की इश्यूज़ तो समझ लिए, क्या इश्यू है, हमें रिफ़ॉर्म करने की आवश्यकता क्यों है। अब हम लोग जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़ॉर्म के लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन दिए थे, ठीक है? जो ये डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बाइंडिंग थे, ठीक है? उनको मतलब ये मानना ही था। तो हम लोग इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस को पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एट स्टेट लेवल, मतलब कि स्टेट लेवल पे आप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाइए, सो डैट कि आप पुलिस पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एंड हो। मतलब कि जो पुलिस की वर्किंग है उसमें पॉलिटिशियन इंटरफेरेंस ना कर पाए, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो पाए, ठीक है? अब वो कैसे होगा? उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन बनाइए, क्योंकि उनकी जो ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन बनेगी उसमें उनके फंक्शनिंग को लेके गाइडलाइंस रहेंगी। और इससे क्या होगा, जब गाइडलाइंस मेंशन होंगी कमीशन के द्वारा, तो उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, ना वो इंटरफेयर कर पाएंगे, ठीक है? दूसरा क्या बोला उन्होंने, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पुलिस चीफ एंड द डिजेबिलिटी ऑफ गिविंग हिम हर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। अब देखिए होता क्या है, किसी भी स्टेट में कोई गवर्नमेंट आती है तो वहाँ की जो सरकार होती है वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करने लगती है। अब स्टेट में सबसे बड़ा चीफ कौन होता है पुलिस का? वो डीजीपी होता है। तो अब कोई गवर्नमेंट आएगी स्टेट में तो वो क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो उनको सही लगता है उसको डीजीपी अपॉइंट कर लेते हैं। अब जिसको इन्होंने अपॉइंट किया है वो कहीं ना कहीं कॉम्पेल हो जाएगा इनके सारी बात मानने को, क्योंकि भाई अपॉइंट ही उन्होंने किया है। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो उनका डिमोशन हो जाएगा और वो इस पद से हटा दी जाएंगे, जो इतना बड़ा पद उनको मिला है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई गवर्नमेंट की। यहाँ पे तो वो कुछ भी करवा लेंगे, जो मन चाहेगा वो करवा लेंगे। तो इस चीज को इंश्योर करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डीजीपी होगा ना, जिसको चूज किया जाएगा, उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 2 साल मिनिमम, ठीक है? तो जो ये डीजीपी मतलब जो पुलिस हेड अपॉइंट होगा, ठीक है? पुलिस चीफ अपॉइंट होगा स्टेट का, उसका 2 साल का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए। अब जो ये मिनिमम टेन्योर है, तो अगर डीजीपी रिटायर हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो भी उसका 2 साल का ही टेन्योर रहेगा। वो रिटायर नहीं हो सकते। उनको 2 साल वो सर्व करेंगे, ठीक है? उनको कोई भी हटा नहीं सकता है। बट अब हटाने की अगर बात आती है तो कुछ कंडीशंस हैं। अगर कुछ गलत काम करते हुए पाए जाते हैं या कुछ मैल प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं, तो उस केस में जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन है, ठीक है? ये डिसाइड करेंगी और ये हटाएँगी इनको, ठीक है? अब जो ये चीफ हैं, मतलब कि डीजीपी जो अपॉइंट होंगे, इसको अपॉइंट करने का प्रोसीजर भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो यूपीएससी है, वो डिसाइड करेगी कि स्टेट के जो सबसे 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, ठीक है? और जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनका रिकॉर्ड है, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए वो 3 नाम गवर्नमेंट को देगी और गवर्नमेंट को उन 3 नाम में से किसी को अपॉइंट करना होगा एज़ अ चीफ, ठीक है? और गवर्नमेंट इन 3 नाम के बाहर से कोई नाम नहीं उठा सकती है। जो यूपीएससी ने 3 नाम दिए हैं, उनमें से ही उनको चूज़ करना है, ठीक है? जब ऑफिसर की मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि अदर जो ऑफिसर हैं उनके लिए बात नहीं हुई है। उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनके लिए भी 2 साल के लिए मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर किया जा सकता है। बट उनके में ये वाला प्रावधान नहीं है जो डीजीपी में था। इनके में अगर रिटायरमेंट हो रही है, तो उस केस में हटाया जा सकता है उनको, ठीक है? ऐसा नहीं है, डीजीपी वाले केस में क्या था कि उसमें अगर उनकी रिटायरमेंट हो रही है, चाहे नहीं हो रही है, वो 2 साल सर्व करेंगे, उनका टेन्योर रहेगा 2 साल का। बट जो अदर्स ऑफिसर होंगे, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके में सिर्फ ये इंश्योर किया जा रहा है कि उनको 2 ईयर मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर मिलेगा, ठीक है? और जो ये अदर ऑफिसर होंगे, इनको भी रिमूव किया जा सकता है अगर ये कुछ गलत काम करते हुए पाए जाते हैं। बट स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के बिना ये डिसीजन नहीं होगा, ठीक है? ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो है, इनका ही इसमें डिसीजन होगा। अब देखिए, जो तीसरा है वो है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्क फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। तो वही इन्होंने बोला जो अभी मैंने आपको बताया था कि पुलिस का काम जो है वो स्पेसिफाई करना होगा। जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको एक अलग से बनाना होगा जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगी, ना कि जाके और अदर चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगी। और उससे क्या होगा ना, एक एक्सपर्टीज क्रिएट होगी और जल्दी से जल्दी वो केस सॉल्व भी होगा, रिजॉल्व होगा। बट ये सेपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म करना, वो कोऑर्डिनेशन भी बरकरार रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद एक ऐसा पुलिस एक्ट बनाया जाए सो दैट कि जो लोगों की जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ठीक है, वो इंश्योर किया जाए। ये एक पुलिस स्टेट ना बने, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो, ठीक है? उसको प्रमोट किया जाए, वेलफेयर स्टेट को। सो बेसिकली जो ये कमीशन है, ये एक वॉच डॉग की तरह काम करेगी, ठीक है? जो कि अकाउंटेबल बनाएगी इन लोगों को। और अगर कमीशन को लगेगा कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, सो वो उन पे एक्शन भी ले सकती है, किन पे? पुलिस पे। सो हम लोगों ने आज पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड एक केस पढ़ा, ठीक है? और जो ये पुलिस रिफॉर्म जो मैंने आपको ये आज बताया है, इसको आप एक एज अ फॉडर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, या आप मेंस का आंसर लिखने जाते हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत काम आ सकता है। देखिए, हम लोगों का एक कोर्स लॉन्च हुआ है, प्रारंभ, जिसमें कि हम 3 वे में अपने कोर्स को कवर करेंगे। पहला हमारा होगा बेसिक, जिसमें कि हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ बुक्स को कंप्लीट करेंगे। उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। एक ईज़ी लैंग्वेज में पूरा कोर्स कंप्लीट किया गया है एनसीईआरटी का उसमें, और साथ ही साथ उसमें एनसीईआरटी बुक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएँगी और उसमें बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएँगी। फिर हमारा आता है एडवांस, जिसमें कि हम 300 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन प्रोवाइड कराएँगे मेन सब्जेक्ट के। उसमें स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएँगी। आंसर राइटिंग क्लासेस, एसे राइटिंग क्लासेस प्लस टेस्ट प्रोवाइड किए जाएँगे और 8 फुल लेंथ मेंस टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराए जाएँगे। और जो हमारा कोर होगा, 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स होंगे प्राइम सब्जेक्ट्स के, और आपको साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे ओनली आईएएस के, जो कि आपके घर तक पहुंचाया जाएगा होम डिलीवरी के थ्रू। और इसमें सीसैट की क्लासेस होंगी जो कि आपके हर संडे को कंडक्ट की जाएंगी, और आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, सो दैट कि ये पूरा जो आप कोर्स कंप्लीट करेंगे अपने आप को एनालाइज कर पाएं कि आप कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितनी बची है, और उसके बाद आप एनालाइज करके अपने आप को रिव्यू करके नई प्लानिंग जनरेट करें उसके अकॉर्डिंग, और अपने एग्जाम के लिए उस प्रकार तैयारी करें,
ठीक है, इसको आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए। आप लोग ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल वहां से चाहिए होगा आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वहां से इजीली मिल जाएगा। द हिंदू एडिटोरियल का जो भी वीडियो आती है उसकी पीपीटी पीडीएफ वहां आपको इजीली मिल जाएगी, प्रीलिम बूस्टर की पीडीएफ इजीली मिल जाएंगी, और अन्य जो यूट्यूब में वीडियो आती है उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से इजीली मिल जाएंगी। और कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होती है तो उसकी कॉन्टिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आपके लिए आई है और किस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो प्लीज इसको जाके ज्वाइन करें ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को। चलिए अब हम लोग अगले जन्म में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।